हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर हम लोग चलेंगे। फिर आगे चैप्टर वाइज हम लोग पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं ये पहले समझे आप लोग, यानी स्टडी ऑफ कार्बन। तो स्टडी ऑफ कार्बन को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, लेकिन सभी क्या सभी कार्बन के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे तो ये हो जाएगा गलत। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर अध्ययन करना है तो उसके साथ हाइड्रोकार्बन जरूरी है, यानी स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी जब हाइड्रोकार्बन होगा, केवल कार्बन के अध्ययन को नहीं कहेंगे, क्योंकि कार्बन के अध्ययन जब करेंगे तो उसमें CO2 भी आ जाएगा और CO भी आ जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं, ये इसका अध्ययन हम लोग इनऑर्गेनिक में करते हैं, ऑर्गेनिक में नहीं करते हैं। तो ऑर्गेनिक में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, हाइड्रोकार्बन का, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसके कंपाउंड्स के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन हेडिंग दें और लिखे थोड़ा सा इसके बारे में। आप लोग मेरे साथ एक नोट्स बनाइए अच्छा सा, जेई और नीट के लिए अच्छा सा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखे। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है, तो इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं सबसे पहले ये जाने। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहेंगे, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स कंपाउंड is known as organic chemistry। हम लोग आज डिफिनीशन चलेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया, यानी स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन और उससे बने, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें, एग्जांपल में CH4 आप देखें, कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी इसका अध्ययन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। इसके अलावा देखिए C2H5OH, अब इसका अध्ययन किस में करेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन देखें और हाइड्रोजन देखें, और आप अगर CO2 का अध्ययन करना चाहते हैं तो कार्बन तो है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, जिस कारण इसका अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा CO2 देखें, CO, इसका अध्ययन करेंगे नहीं, किसका अध्ययन करेंगे, इसका। अच्छा एक एग्जांपल C6H6, इसका अध्ययन ऑर्गेनिक कंपाउंड में करेंगे, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और उससे बने यौगिक के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब इससे थोड़ा सा नीचे इसके बारे में और अध्ययन करते हैं हम लोग। इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेके लिखते चले, मेरे साथ नोट्स बनाए। इसको हटाते हैं हम। अब आप देखें सोर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सोर्स क्या है। तो आप देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आया ही ऑर्गेनिज्म से, किस टर्म से निकला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये ऑर्गेनिज्म से निकला है। ऑर्गेनिज्म किसका, प्लांट एंड एनिमल। तो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा, तो ये होगा एनिमल और प्लांट, एनिमल और दूसरा प्लांट। यानी ये जो केमिस्ट्री आया, तो पहले समझ जाए ये केमिस्ट्री तो ठीक है केमिया से आया, और ये हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में चलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में, इजिप्ट से आया केमिया, उसका इजिप्ट का पुराना नाम था। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आया वो
किससे आया? ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गन, और ये कौन थे? ऑर्गेनिज्म किसके? एनिमल और प्लांट, इसी से आए। और इनका सोर्स क्या है? एनिमल और प्लांट। तो फिर ये एनिमल और प्लांट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आए, तो फिर लैब में तो सिंथेसिस नहीं होते थे पहले, अब लैब में सिंथेसिस हो रहा है, पहले तो नहीं होते थे। तो ओल्ड कंसेप्ट ये था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसिस नहीं किया जा सकता है। फिर वाइटल फोर्स थ्योरी भी आया उसी पे आधारित, तब जाके फ्रेडरिक ओहलर आए और उन्होंने यूरिया को बनाया लैब में, और एक घटना घटी, यूरिया बना, और इस तरफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसिस हुआ वो था यूरिया लैब में, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है उसके बारे में भी थोड़ा लिख लें। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट ऑर्गेनिक, ओल्ड कंसेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी prepared in laboratory, यानी लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता। और इसी, ये ओल्ड कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लैब में नहीं बनाया जा सकता, और इसी पे आधारित एक आ गया वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जेलियस के थ्रू। बर्जेलियस उस समय के बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो आया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था कि एनिमल और प्लांट में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड नहीं होता है, उसमें दैवीय शक्ति, वाइटल फोर्स का अर्थ होता है दैवीय शक्ति, दैवीय शक्ति के थ्रू ऑपरेटेड होकर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन बाद में ओहलर एक जर्मन केमिस्ट थे, आए और उनके सिद्धांत का अंत कर दिए। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आपको अभी बताने वाले हैं क्या? वाइटल फोर्स थ्योरी। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब आप लोग हेडिंग देंगे वाइटल फोर्स थ्योरी। अब हम लोग पढ़ेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। आप लोग अब हेडिंग दें वाइटल फोर्स थ्योरी। तो अभी हम लोग पढ़े ओल्ड कंसेप्ट क्या बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता, और इस थ्योरी को बर्जेलियस दिए थे, वही बात कहे थे। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय this theory was given by Berzelius। इस थ्योरी को कौन दिया था? बर्जेलियस। और बर्जेलियस क्या बोले थे पहले ये जानिए। ये बोले थे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं? लैब में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन नेचुरली एनिमल और प्लांट में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते थे। तो ये बनते कैसे हैं? तो इन्होंने कहा वाइटल फोर्स, दैवीय शक्ति से बन जाते हैं, और लैब में इसको नहीं बनाया जा सकता। तो यही बात बोले थे। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता, और वो बनते हैं तो वाइटल फोर्स के थ्रू, एक फोर्स काम करता है, एक दैवीय शक्ति काम करता है, जिस कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल और प्लांट में ये बन जाते हैं, बट इसको लेबोरेटरी में या लैब में नहीं बनाया जा सकता। तो क्या बोले थे वो हम थोड़ा लिख लें, आप लोग लिखे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, there is necessary force present
एनिमल एंड प्लांट। अब आप देखें यहां पे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज ए नेसेसरी फोर्स, एक फोर्स प्रेजेंट रहता है किसमें, एनिमल एंड प्लांट में, which operated the formation of organic compounds inside them is known as vital force theory. Is known as vital force theory. यानी हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी किसको कहेंगे? आप देखिए बर्जेलियस क्या बोले, जो ओल्ड कंसेप्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि लैब में नहीं बनाया जा सकता, सेम वही लिए। क्या लिए? एक फोर्स प्रेजेंट रहता है एनिमल और प्लांट में जो क्या करता है, दैवीय शक्ति के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर देता है, लेकिन इसको लैब में नहीं बनाया जा सकता। फिर इन्हीं के सिद्धांत को क्या किया गया, वो रिजेक्ट किया गया और डिक्लाइन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी आया। जैसे आप सोचते होंगे कि प्लांट के अंदर भोजन बन जाता है, यानी क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में ये भोजन बन जाता है, तो कैसे बन जाता है? नेचुरली बन जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसी को ये लेके ये बात कहा गया था कि ये बन जाता है, बनाया नहीं जा सकता। अब देखें डिक्लाइन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी बताते हैं आपको, ये आप उतार ले थोड़ा सा, इसको हटाते हैं, फिर हम डिक्लाइन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी बताते हैं ओहलर का। डिक्लाइन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। आप हेडिंग दे डिक्लाइन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत, यानी जो लैब में नहीं बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका अंत और लैब में अब बनेगा। तो ओहलर, फ्रेडरिक ओहलर, आप इसको जरूर मेरे साथ लिखें या फिर रोक के लिखें, समझने के बाद इसको रोक के लिखें, लेकिन लिखें जरूर, एक अच्छा सा नोट्स बनाए, मेरे साथ बनाते रहे। फ्रेडरिक ओहलर, और ये एक जर्मन केमिस्ट थे। फ्रेडरिक ओहलर सिंथेसिस is the conversion of ammonium cyanide into यूरिया। अब आप देखें ये क्या किए हैं, फ्रेडरिक ओहलर अमोनिया से, अमोनियम साइनेट से, ये अंडरलाइन कर ले इसको आप, अमोनियम साइनेट से क्या बना है, यूरिया। और ये यूरिया फर्स्ट कंपाउंड निकला जो क्या बना, किसी लैब में सिंथेसिस हुआ। तो ये कौन किए थे, फ्रेडरिक ओहलर, ये जर्मन केमिस्ट थे, ये काम किए, यूरिया बनाए। और ये बनाए थे कैसे, तो आप देखिए पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट को लिए अमोनियम क्लोराइड, जब ये रिएक्शन किया तो बना अमोनियम साइनेट। पहले देख लेगा, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट, KCl बाहर हो जाएगा, K प्लस और Cl माइनस, तो यहां पे KCl और यहां पे NH4 और CnO, यानी अमोनियम साइनेट NH4 CnO, अमोनियम साइनेट हो गया। ये अमोनियम साइनेट को फिर हीटेड किया, यानी इसको हीट दिए NH4 CnO, और इसको जब हीट दिए तो क्या बन गया, यूरिया बन गया, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और ये यूरिया बन गया। आप देखिए क्या बन गया, यूरिया बन गया, यूरिया।
अब यहाँ पे देखें NH4CNO और ये यूरिया बन गया। तो पहले चेक कर ले, यहाँ N दो ठो है, यहाँ पे देखें N दो ठो है, H4 यानी 2 और 2 4, C और O CO। फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया हुआ कैसे, यहाँ देखिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्टडी करेंगे तो ये कीटो फॉर्म है, इसी कारण ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है और फर्स्ट लैब में सिंथेसिस होने वाला यही कंपाउंड है। अब क्या हुआ, अब तो बर्जेलियस बोले थे कि ये सिंथेसिस नहीं हो सकता किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अब तो ये हो गया, यूरिया लैब में बन गया। तो इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद इनके थ्योरी का अंत हो गया, बर्जेलियस के थ्योरी का अंत। यही हेडिंग हम क्या दिए हैं, डिक्लाइन ऑफ। अब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गया, तो सारे साइंटिस्ट अब क्या बनाने लगे, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आया एसिटिक एसिड, उसको कोल्बे ने बनाया। उसके बाद थर्ड, अब देखिए ये 1828 1828 की घटना है, और इसके बाद जो घटित हुआ वो 45 यानी जो दूसरा सेकेंड कंपाउंड बना उसको 45 यानी 28 से आप 45 जोड़े, लगभग 17 साल की घटना हुई, उसके बाद बना। और 17 साल के बाद फिर 56 में तीसरा कंपाउंड निकला, 56 में तीसरा कंपाउंड आ गया मीथेन, बर्थलॉट ने बनाया। उसके बाद से तो आज 50 लाख कंपाउंड हो गए। अभी के समय में कितना कंपाउंड है, 50 लाख, मोर देन 50 लैक्स। तो उससे ज्यादा अब कंपाउंड बनने लगे लैब में, तो कभी एक नहीं और आज इतने। यानी आपको फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जाएगा जो लैब में बना, कौन, यूरिया। किसने बनाया, फ्रेडरिक कोहलर ने। यानी फ्रेडरिक कोहलर ही थे जो इस थ्योरी का अंत किए। तो इसको हटाते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा और बताते हैं इसके बारे में। अब आप इसको वाइटल फोर्स थ्योरी, आप जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखेंगे तो आपको भी याद रहेगा। वाइटल फोर्स थ्योरी, फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड in 1828। अब यहां पे ध्यान दें, और रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक कोहलर। अब आप देखें, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि बन गया। अब लैब में क्या बन गया था, लैब में बन गया था यूरिया। बनाने वाले कौन थे, फ्रेडरिक कोहलर। तो इन्हीं के थ्रू इस थ्योरी का क्या हो गया, अंत हो गया, और ये थ्योरी समाप्त। यानी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन हुआ, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसिस हुआ वो था यूरिया। यानी फर्स्ट जो था यूरिया, और इसको सिंथेसिस करने वाले फ्रेडरिक कोहलर। उसी तरह जब सेकेंड पूछा जाए, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, एसिटिक एसिड, और इसको थे कौन, कोल्बे। ये साइंटिस्ट थे, इसके थे एफ ओहलर। अच्छा, थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये था मीथेन, और इसके जो थे बर्थलॉट। अब ये इसके बाद से फिर ये खुद एसिटिलीन भी बना। उसके बाद से कंटिन्यू सेवरल ईयर में सेवरल थाउजेंड, लगभग इतने थाउजेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस होने लगे। यहाँ पे 28 के बाद ये 45 की घटना हुई, 1800 में ही 45 में ये घटना हुई कोल्बे वाले। फिर 56 में उसके बाद से कंटिन्यू कंपाउंड बर्थलॉट फिर बनाया। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बर्थलॉट फिर बनाया। अब आप देखिए इधर, इसको आप एक बार उतार ले स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टी होंगे वो चलेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके उतार लें, हम इसको हटाते हैं। अब आप देखिए,
अब आप हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ अपने गुण होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, जिसके कारण वो दूसरों से अलग होते हैं, यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हेडिंग दे आप प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप ये हेडिंग दें, अब थोड़ा सा समझे और मेरे साथ लिखेंगे। देखो मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये तो पहले अब 50 लाख से ऊपर है, तो जनरली ये कितने नंबर में हो गए, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड 50,000 होंगे और ये 50 लाख से ऊपर है। तो ये कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ये कैरेक्टर नहीं हुआ, ये तो उनके कंपाउंड कुछ गुण होंगे इस कारण वो कंपाउंड होंगे। इनके जो कैरेक्टर प्रॉपर्टीज में आते हैं कि ये कम्प्लेक्स रिएक्शन करते हैं, यानी और साइड रिएक्शन भी करते हैं, यानी इनमें आपको एक मैकेनिज्म मिलेगा, एक चेन रिएक्शन मिलेगा। तो जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, साइड रिएक्शन करते हैं और कम्प्लेक्स रिएक्शन करते हैं। जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कंडक्ट नहीं। अब मीथेन गैस कंडक्ट कर सकता है नहीं, वही कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे NaCl, उसको जब क्या करेंगे पानी में आप डालेंगे तो जैसे वो क्या करेगा, सोलुबल होगा, वो कंडक्ट करने लगेगा। तो सॉलिड स्टेट में नहीं, लेकिन वो मोल्टेन स्टेट में और एक्वस स्टेट में करता है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके वो नॉन कंडक्टर होते हैं, इनसोलुबल। अब सोलुबिलिटी देखें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सोलुबल हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली इनसोलुबल होते हैं। यानी ये अब जनरली मेरे कहने का अर्थ ये समझेंगे कि 100 कंपाउंड में 90 कंपाउंड, 100 का 100 नहीं, जनरली टर्म का यूज कर रहे हैं, यानी उसका मोर देन का कैरेक्टर बता रहे हैं। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसोलुबल होते हैं। फिर जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन जनरली सबसे ज्यादा किसका संख्या है, कोवैलेंट बॉन्ड का। बस इसी कैरेक्टर को हम लोग को लिखना है और ये लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जनरली, आप लिखते चले मेरे साथ, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली कोवैलेंट बॉन्ड present in organic compounds। यानी मेन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स insoluble in water, insoluble in water, insoluble in water। आप देखें, अब इनसोलुबल कह दिए, इसका अर्थ है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसोलुबल नहीं होंगे, कुछ सोलुबल भी होंगे। जैसे अल्कोहल सोलुबल होता है, अल्कोहल को पानी में मिलाया जाता है तो घुल जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो वो सब आगे हम लोग देखेंगे। हम जनरली टर्म का यूज कर रहे हैं, जनरली यानी अधिकतर, मैक्सिमम यानी ज्यादातर क्या होते हैं, वो इनसोलुबल होते हैं। क्योंकि सभी पोलर नहीं होते हैं, इस कारण वो क्या करते हैं, इनसोलुबल होते हैं। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड generally organic compounds are low melting and boiling point, low melting and boiling point। अब आप देखें, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का अर्थ क्या है। अब आप एक कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें और ये ले लें, अब लोहा को ले लें, उसको मेल्ट करने के लिए 1400 से 1800,
और कोई मीथेन गैस ले लें, किसी भी गैस को मेल्टिंग और बॉयल करने के पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक अपेक्षा इनके क्या होते हैं, थोड़ा सा कम होते हैं जनरली। एक और देख लें, ये बताएं आप लोग को हम, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर more complex reaction, more complex reaction and more side reaction, यानी चेन रिएक्शन भी करते हैं, साइड रिएक्शन। अब ये मोर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मोर साइड रिएक्शन, ये दोनों करते हैं जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतने कैरेक्टर हुए। एक और चाहे तो लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इनसोल्युबल इन वाटर, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई नहीं लो, इनऑर्गेनिक का हाई होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड और मोल कॉम्प्लेक्स एंड मोर साइड रिएक्शन। एक और आप लिख लें, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसका होता है, नॉन कंडक्टर। कंडक्टर, अब इसका आप ये नहीं समझ जाएंगे कि अब कंडक्टर होता ही नहीं है, हम जनरली बता रहे हैं, यानी आपके 100 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 90 कंपाउंड्स का कैरेक्टर बता रहे हैं। जो एक्सेप्शन होगा चैप्टर आएगा, हम धीरे धीरे करते हुए बताते चलेंगे कि ये कंडक्ट करेंगे कि नहीं। जैसे ये बताएं कि ये सोलुबल होंगे कि नहीं, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होगा, तो इस सबका कुछ का रीजन होगा, वो हम चैप्टर वाइज आपको बताएंगे तो बताते चलेंगे। तो जनरली क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टर होते हैं और ये मोर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देते हैं, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, और सबके रीजन है। तो ये हम लोग अभी तक क्या देखे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाया जा सकता है या नहीं कि नहीं, अगर नहीं बनाया जा सकता तो उस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। फिर वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत हुआ और वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत करने वाले फ्रेडरिक कोहलर थे। उसके बाद तो इतने कंपाउंड बन गए, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड देखें। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने सारे कंपाउंड्स बना लिए 50 लाख, कैसे, क्या रीजन था, कुछ तो रीजन होगा। तो इसको हम हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप मेरे साथ लिखते रहें, इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग लिखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने वास्ट क्यों है, मतलब इतने ज्यादा नंबर में क्यों है। अब आप एक क्वेश्चन यहां पे देखें, एक क्वेश्चन का एरो ही लिखे, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, the number of organic compound are vast, that is 50 lakhs compound, 50 lakhs compounds, 50 lakhs कंपाउंड। अब ये 50 lakhs कंपाउंड है, इसका रीजन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे संख्या में है, उसका रीजन क्या है, तो रीजन आप लिखे, रीजन बिहाइंड वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका रीजन क्या है? तो पहला रीजन तो ये है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। मतलब क्या देखें, वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है? तो इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड होने का एक ही रीजन है, वो रीजन है कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, यानी पहला रीजन ये है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब रीजन तो सबसे बड़ा यही है, एक ही रीजन सबसे बड़ा है। जब कार्बन के टेट्रावैलेंसी होंगे, 4 आर्म होंगे, तो चारों तरफ कंपाउंड जुटेंगे, फिर उसके चारों तरफ जुटते चले जाएंगे, तो कंपाउंड बनते अधिक चले जाएंगे, और जब कंपाउंड अधिक बनेंगे तो वास्ट नंबर तो होगा ही। दूसरा क्या था? दूसरा रीजन था आपका कैटेनेशन, कैटेनेशन यानी स्वबंधन गुण, अपने आप जुड़ने की क्षमता, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नॉन एज, ये कोई भी एलिमेंट उसको कैटेनेशन कहते हैं। तीसरा जो रीजन है वो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और चौथा रीजन है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ये तो एक चैप्टर ही है। अब इसको समझे, रीजन क्या है इतने नंबर कंपाउंड होने का? तो आप पहले जवाब क्या देंगे? टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। दूसरा आपका जवाब रहेगा कैटेनेशन, तीसरा हाइब्रिडाइजेशन, और चौथा आइसोमेरिज्म। अब जब इतने सारे कंपाउंड होंगे तो इतने सारे जब कंपाउंड होंगे तो होगा क्या? उसका कुछ रीजन होगा, और रीजन तो यही होंगे। अब इसका भी स्टडी हम लोग किया जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, थोड़ा सा आप इसको रिकॉल कर लें कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। सोर्स क्या हो गए? सोर्स हो गए आपको एनिमल्स और प्लांट। फिर ओल्ड कंसेप्ट क्या हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लैब में नहीं बनाया जा सकता। इस पे आया एक वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जेलियस के द्वारा दिया गया था। और क्या बोला गया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो एनिमल और प्लांट के अंदर बनते हैं वो एक दैवीय शक्ति, एक फोर्स के थ्रू बनते हैं, ऑपरेटेड होके, तो उसको वाइटल फोर्स थ्योरी किया गया। फिर वोलर आए और उस थ्योरी को समाप्त कर दिए, और क्या बना दिए? यूरिया। किससे बनाए? अमोनियम साइनेट से। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया? अमोनियम साइनेट से बनने वाला क्या हो गया? यूरिया। सेकंड अगर पूछा जाए तो सेकंड हो गया एसिटिक एसिड, थर्ड मीथेन, फिर उसके बाद से तो कंटिन्यू बनने लगे, एसिटिलीन, ये सब गैस बनने लगे और आसानी से। तो आज आप लोग का क्लास ये जो था, ये इंट्रोडक्शन का था। ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक का बटन दबा दें। आप नेक्स्ट वीडियो आप इसको मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।